हेलो दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। भारत में कुछ विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद भारत में शासन भी किया। उनमें से कुछ विदेशियों में से कुषाण शासक हैं जो कुषाण वंश, जैसे भारत में विदेशियों में से सबसे पहले आक्रमण किया हिंदी यूनानियों ने, उसके बाद शक, पहलव या पार्थियन कहते हैं, उसके बाद कुषाण। तो भारत में कुछ वंशों ने आक्रमण किया और बाद में चले भी गए अपने देश में। कुछ राजवंशों ने विदेशियों ने भारत में आक्रमण किया और भारत में जम गए और शासन किया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं जिन्होंने भारत में शासन किया। उनमें से एक महत्वपूर्ण वंश है कुषाण वंश, जिसे मौर्य काल कहते हैं। तो इस कुषाण वंश से संबंधित इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हैं 65 क्वेश्चन लिए हैं, और उन संबंधित कुछ और क्वेश्चन हैं वो इसी में कोऑर्डिनेट करके लिए हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से स्किप मत करना। हम ज़्यादा बात ना करते, पहले अपने क्वेश्चन पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, का प्रारंभिक इतिहास किस चीनी ग्रंथ से बनता है या किन चीनी ग्रंथों से बनता है? सिएन हानसू एवं हाउ हानसू नामक दो ग्रंथ चीनी ग्रंथ जिनसे हमें कुषाणों का प्रारंभिक इतिहास जानकारी मिलती है। आप सब तो सिएन हानसू नामक ग्रंथ के लेखक कौन है या किसने लिखा है इस ग्रंथ को? तो पान कु नामक द्वारा लिखित ग्रंथ है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, आपका नोट करिए। अब आप सब तो हाउ हानसू नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हाउ हानसू नामक ग्रंथ के लेखक फान ए है। तो दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण है जिससे हमें कुषाणों के प्रारंभिक जानकारी, इतिहास की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण पश्चिमी चीन की किस एक खानाबदोश जाति के लोग थे? मतलब खानाबदोश थे, भटकते हुए, तो किस यूची जाति के थे। ठीक है, इनका मूल निवास गोबी मरुस्थल प्रदेश था। कालांतर में यूची जाति जो कबीले हैं 5 भागों में बट गए। तो 5 भागों का आप नाम नोट करिए, लिखते आइए, पेन कॉपी ले लिए। हियूमी एक वंश, एक भाग हो गया, कबीला हो गया। दूसरा सुआंगमी, दूसरा कबीला होगा। तीसरा कुईस्वांग, यही कुषाणों की जाति है, कुईस्वांग। चौथा ही तुन। पाँचवा काउफू। तो कुईस्वांग के राजा कुजल ने चारों शाखाओं को कुचलकर विजित कर एक शक्तिशाली शासन बनाया और जिस पर संगठित करके एक रह गया। इस प्रकार अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूच जाति की कुईस्वांग किस क्षेत्र में बसी थी? अभी बताया था मैं, त्रिशाल और पंजीश्वर क्षेत्र में बसी थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कुषाणों के बारे में जानकारी, इतिहास। कुषाण वंश यहीं से होता है। कुषाण वंश की स्थापना कुजल फुसेस ने की थी। कुजल कलफिसेस ने काबुल क्षेत्र पर जीत कर पराजित करके पार्थियन वंश जो था कर रहा था उस पर शासन किया। तो कुषाणों पार्थियन वंश को किसने नष्ट किया? कुषाणों ने नष्ट किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? खुजल कलफिसेस। खुजल कलफिसेस ने कश्मीर, काबुल एवं कंधार को जीतकर महाराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन भारत में कुषाण वंश का वास्तु संस्थापक पूछे, बाद में कुषाण वंश का वास्तु संस्थापक कौन था? भीम कलफिसेस। लेकिन कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? खुजल कलफिसेस ने। और भारत में सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण वाला प्रथम कुषाण शासक कौन था? तो कुजल कलफिसेस वंश का शासक था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम किसने तांबे के सिक्के चलाए? ओनली तांबे के, सोने के मत लिखना, तांबे के सिक्के चलाते थे कुजल कलफिसेस ने। और इन किसकी नकल थी? किसकी नकल थी? रोमन सिक्कों की नकल थी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों पर किस कुषाण शासक ने धर्मधीधस की उपाधि अंकित की? किसने? कुजल कलफिसेस ने अंकित की थी। ये इसने जो उपाधि धारण की थी, एक तो यूनानी शासक हर्मीस की आकृति अंकित की थी कुजल कलफिसेस ने, और दूसरी तो अपनी आकृति अंकित की थी। तो इसका मतलब है कि कुजल कलफिसेस पहले यूनानी शासक हर्मीस के अधीन कार्य करता था, शासन करता था। मतलब किसका सामंत था? हर्मीस का सामंत था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक ने काश्यप मातंग और धर्म रत्न नामक बौद्ध भिक्षु चीन भेजा था? ये TT 2021 में आ चुका है। अब इसको नोट कर लीजिए। भीम कलफिसेस ने भेजा था। और कहाँ से भेजा था? या कपीसा से भेजा था। इस चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक ने अपना आहुति देते हुए या यज्ञ में राजा की प्रतिकृति वाले सिक्के का प्रचलन किया था? तो भीम कलफिसेस ने। सर्वप्रथम राजा की राजा यज्ञ कर रहा है तो इस प्रकार के सिक्के, राजा के आकृति वाले सिक्के किसने चलाए थे? सबसे पहले भीम कलफिसेस ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो भीम कल्पिस ने। और भीम कल्पिस ने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली थी? रोमन शासकों से ली थी। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? यूनानी शासकों ने किए थे। अगर कुषाण शासक नहीं आते, यूनानी शासक का ऑप्शन देता है तो यूनानी शासकों ने किए थे। और यूनानी शासक नहीं है तो बाद में सबसे पहले सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के किसने लाए थे? तो कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों में नाम दिए तो भीम कल्पिस ने। इसे नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को उसके सिक्कों पर उसे बादल के बीच तैरता हुआ दिखाया है, मतलब उड़ता हुआ दिखाया है? किसको? भीम कल्पिस को। कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माहेश्वर की उपाधि किस कुषाण शासक ने दान की थी? भीम कल्पिस ने। मतलब इसका तात्पर्य है कि भीम कल्पिस शैव धर्म का अनुयायी था। अब सुनिए, चीनी इतिहासकारों के अनुसार भीम कल्पिस ने भारतीय तिन एनचू राजा की हत्या कर उसके स्थान पर अपने शासक नियुक्त किए थे। तो आपका चीनी इतिहासकारों ने बताया कि भीम कल्पिस ने भारतीय राजाओं तिन एन को पराजित किया था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से सिंहासन पर विराजमान भीम कल्पिस की मूर्ति मिली है? मथुरा के मार्ट से मिली है भीम कल्पिस की मूर्ति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भीम कल्पिस या खुजल कल्पिस की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? कहाँ से? मथुरा से स्थान से प्राप्त हुई है। जिस मुद्रा पर भीम कल्पिस को मंदिर, जल कल्याण के लिए या लोगों के लिए आरामशाह या सराय, तालाब और कुएं खोदे जाने का उल्लेख मिलता है। किससे? मथुरा लेख से। इस चीज़ को नोट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश की गद्दी पर कब बैठा? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में बैठा। अब A.L. बासम ने कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि 78 को माना है। कनिष्क ने, आपसे पूछा, कनिष्क ने कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कनिष्क के राज्योपण की तिथि 78 को सुनिश्चित करने के लिए कहाँ पर अंतर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा। इसके बारे में, मतलब इस संसद चलाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए कहाँ पर अंतर सम्मेलन हुआ था, इस चीज़ को नोट करिए। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्र संवत के रूप में कब स्वीकार किया? 22 मार्च 1997 को। डेट आती है 22 मार्च 1797 को भारत ने शक संवत को राष्ट्र संवत के रूप में स्वीकार किया। शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? आपसे पूछिएगा। शक संवत के अनुसार भारत ने प्रथम महीना कौन सा? हम वैसे जनवरी मानते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, गृह कैलेंडर के अनुसार। और शक संवत के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र का महीना होता है। और कौन सी तारीख से होता है? 21 से 22 मार्च से प्रारंभ होता है। शक संवत के महीनों को अंग्रेजी महीने के नाम से हम इस प्रकार देखते हैं। पहले देखना चैत्र। तो चैत्र को अंग्रेजी माध्यम से कहा मार्च, आधा मार्च और आधा अप्रैल। चैत्र के बाद आता है बैसाख, जिसे कहते हैं अप्रैल, आधा मई। बैसाख के बाद आता है जिसे ज्येष्ठ कहते हैं, आधी मई आधी जून। उसके बाद आषाढ़, जिसमें कहते हैं बारिश होने वाली है, जून, आधी जुलाई। उसके बाद सावन, उसके जो बारिश शुरू होती है। उसके बाद आधी जुलाई, आधी अगस्त। भाद्र को मतलब भाद्रपद कहते हैं, भाद्र कहते हैं, जो आधा अगस्त आधा सितंबर होता है। इसके बाद तो क्वार, आधा सितंबर आधा अक्टूबर। इसके बाद कार्तिक, अक्टूबर आधा नवंबर। इसके बाद अग्रहायण या माघ शीर्ष कहते हैं किसी कैलेंडर में, जो आता है आधा नवंबर आधा दिसंबर। उसके बाद पौष, जो आधा दिसंबर आधा जनवरी। उसके बाद माघ, आधी जनवरी आधी फरवरी। उसके बाद फागुन, जिसे हम कहते हैं होली आने वाली है, आधी फरवरी आधी मार्च। तो यहाँ से इस प्रकार के कैलेंडर हैं। इस प्रकार के कैलेंडर को आप याद कर लिए। संवत के कौन कौन से महीने हिंदी महीने के अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क को किस चीन शासक ने युद्ध में पराजित किया? मतलब कनिष्क को किस चीनी शासक ने युद्ध में पराजित किया? पांचाल ने। चीन के शासक के साथ कनिष्क का 2 बार युद्ध हुआ था। पहली बार युद्ध में कनिष्क पराजित हुआ था और दूसरी बार में कनिष्क ने युद्ध में चीनी शासक पांचाल को युद्ध में पराजित किया। और कास्कर, यारगंद और खोतांग पर कनिष्क की विजय हुई। ये कनिष्क शासनकाल की महत्वपूर्ण विजय थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की खड़ी आकृति की मुद्रा, जो सोने की मुद्रा थी, किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये चाहता ना कहाँ से? महास्थान से प्राप्त हुई है खड़ी मुद्रा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क को महाराज धीराज या देवपुत्र किस अभिलेख में कहा गया है? कंकाली टीला अभिलेख, जो मथुरा मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुष्पोत थी, तो दूसरी राजधानी क्या थी? पूछ सकता कोई कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन थी? पहली कौन थी? मथुरा थी।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि उसका अधिकार सिंधु घाटी क्षेत्र पर था? सूर्य विहार अभिलेख से ज्ञात होता है। आपसे पूछ सकता है कि कनिष्क, ये जो कनिष्क का सूर्य विहार अभिलेख है, कनिष्क के शासनकाल किस वर्ष का अभिलेख है? ये एग्जामों में इस प्रकार से आता है। तो कनिष्क के शासनकाल के 11 वर्ष का अभिलेख है। कौन सा? सूर्य विहार अभिलेख। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बनाया था? राजसंगड़ी के अनुसार। क्यों भाई, कश्मीर के बारे में जानकारी देने वाला एक ही प्रमुख होता है राजसंगड़ी। अहिंसांग ने पुरुषपुर में कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क विहार को भी देखा था। और पुरुषपुर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण अंगिलस ने किया था। अंगिलस इसका वास्तुकार था। किसका? पुरुषपुर नामक स्थित कनिष्क चैत्य का वास्तुकार कौन था? अंगिलस इसका वास्तुकार था। ये पहला चैत्य था जिसमें लोहे की छत का प्रयोग किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरमुख नामक स्थान पर एक नए नगर का निर्माण करवाया था। तो कनिष्क ने तक्षशिला में सिरमुख नामक स्थान पर एक नए नगर का भी निर्माण कराया था। तो एक क्वेश्चन में आपको कितने कोऑर्डिनेट करके मैं क्वेश्चन देते आता हूँ। तो कनिष्क शासनकाल का कौन सा अभिलेख, कनिष्क ने जो पुरुषपुर में नगर बसाया था उसका वास्तु का कौन था? जो चैत्य निर्माण क्या था? अंगिलस। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्तंड, संमित्र, संरक्ष, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक आदि विद्वान किसके दबाव में रहते थे? कनिष्क के दबाव में थे। कनिष्क के दबाव में काफ़ी विद्वान रहते थे। देखिए नागार्जुन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक या शून्यवाद के प्रतिपादक, रस चिकित्सक के आविष्कार, ये तीनों नागार्जुन हैं। तो माध्यमिक सूत्र के प्रतिपादक नागार्जुन है। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में ये कई बार पूछा है कि नागार्जुन जो विद्वान थे कहाँ के रहने वाले थे? एग्जाम पूछा है। तो नागार्जुन विदर्भ के रहने वाले प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम पूछ सकता है बाई चांस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षापात तथा अनोखा मुर्गा प्राप्त किया था? किस से? श्री धर्म पिटक निदान सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है, इसका चीनी में अनुवाद किया गया। चीन भाषा से अनुवाद किया गया था। इस चीज़ को नोट कर, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के राजूर कौन थे जिनकी सलाह पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? कौन थे? पार्ष थे। इन्हीं के कहने पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। आपसे पूछता है कनिष्क के राजपुरोहित कौन थे? अगर आपसे पूछे कनिष्क के राजपुरोहित कौन थे, ये तो कनिष्क के कौन है? सलाहकार राजगुरु। और पुरोहित कौन थे? तो संरक्षक कनिष्क के पुरोहित थे। इस चीज़ को नोट कर लिए, पुरोहित कौन थे? संरक्षक। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी जो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था चौथी बौद्ध संगति में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैं बताता हूँ आपको, वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित थी? अब यह आ चुका था, वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित थी। और उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस बौद्ध संगति 500 लोगों ने भाग लिया था। और इसी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए, हीनयान और महायान। इस चीज़ को था। और बौद्ध धर्म जो कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था या किस शाखा को अपनाया था? कनिष्क ने महायान शाखा अपनाया था। इसी महायान शाखा में ही भगवान महात्मा बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है। और हीनयान महात्मा बुद्ध को एक गुरु मानते हैं। तो इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, जो आगे चलकर मूर्ति के रूप में महायान शाखा से चला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम नाटक सारिपुत्र प्रकरण के लोग कौन थे? अश्वघोष। इसीलिए लिखा है मैं संस्कृत भाषा प्रथम नाटक है। इसे नोट कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? जो आयुर्वेद से संबंधित, चिकित्सा संबंधित है, तो इसके लेखक है चरक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए? तो किसके? अश्वघोष और मार्तचैट के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से प्राप्त पांडुलिपियों में बैक्टीरिया के साथ चंद्र कनिष्क का उल्लेख मिलता है? खौतांग से। देखिए प्रोफेसर बैली को खौतांग से प्राप्त पांडुलिपियों में उल्लेख चंद्र कनिष्क का जो प्रमाण मिला उसका तांत्र मतलब समलेख या तुलना कनिष्क से की गई है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष का कौन सा अभिलेख है? तो कनिष्क शासनकाल का प्रथम अभिलेख है तक्षशिला चिर स्तूप लेख है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशालों की वंशावली की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा अभिलेख है? रवातक अभिलेख है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अभिलेख में
23 पंक्तियाँ जिसमें 6 नगरों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन 6 नगरों को नोट कर लिए, पाटलिपुत्र, चंपा, साकेत, कौशाम्बी, उज्जैन और कौंड नामक 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ एवं कौशाम्बी अभिलेख कनिष्क ने अपने शासनकाल के किस वर्ष अंकित किया, मतलब राज्याभिषेक के राज्याभिषेक के किस वर्ष अंकित किए गए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो 30वें वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क का सारनाथ अभिलेख किस पर अंकित है, किस चीज़ पर अंकित है, लोहा पत्थर किस पर, तो पाषाण की बोधिसत्व मूर्ति पर अंकित है, इसे नोट करिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिकाल रावलपिंडी में कनिष्क के किस दंड नायक ने एक स्तूप बनाया था। मणिकाल रावलपिंडी में एक कनिष्क के लेख के राज्याभिषेक के, जो कनिष्क का लेख है और कनिष्क के राज्यारोपण के 18 वर्ष का है। इसमें कनिष्क के दंड नायक लल्ल द्वारा यहाँ स्तूप बनाए जाने का विवरण मिलता है। तो आपसे देखो, इससे मतलब है कनिष्क का एक दंड नायक था, मतलब सामंत था, ठीक है, लल्ल, जिसने कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछता मणिकाल ने कहाँ पर एक स्तूप बनवाया था, तो रावलपिंडी में। इस थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन अटके आ रहे हैं इधर कि कौन सा दंड नायक किसका था, किस राज्याभिषेक के कौन सा, 18 वर्ष, इस चीज को याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेख से कनिष्क के मथुरा के महाक्षत्रप खरपल्लान व वाराणसी के क्षत्रप वन स्पर का नाम मिलता है। सारनाथ अभिलेख से, ये भी कनिष्क के सामंत थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से कुषाण काल का सबसे बड़ा अर्धचंद्राकार स्तूप खोजा गया। सिरकप तक्षशिला के पास से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता में कितने अध्याय खंडों में व्यक्त है, मतलब चरक संहिता जो चरक ने लिखी थी कितने अध्याय, इसमें 120 अध्याय और 8 खंड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से कनिष्क की एक मोहर मिली है। कहाँ से, कौशाम्बी स्थान से कनिष्क की एक मोहर मिली है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणकालीन बस्ती का साक्ष्य किस स्थान से मिलता है। खेराडी से। जो खेराडी कहाँ पर है आपको पता है, उत्तर प्रदेश के बलिया के पास है। क्या, खेराडी। तो खेराडी से कुषाणकालीन बस्ती मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण का विवरण किस ग्रंथ से मिलता है। अभी जो मैं पहले पीछे बता चुका हूँ क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आ चुका है। धर्मपिटक निदान सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है हमें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतंत्र में किस कुषाण शासक को जुष्क कहा गया है। किसको कहा, वशिष्ठ को, या वैसे मिलता है वशिष्ठ को कहा गया है। आराभिलेख में वशिष्ठ को वाइस्क कहा गया है। जो आराभिलेख है किस भाषा में लिखा है, किस लिपि में लिखा है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कौन सा अभिलेख, आरा अभिलेख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक ने अपनी रक्षा हेतु चीन दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। वासुदेव ने। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। वासुदेव कनिष्क के बाद जो सबसे महान शासक कौन सा, वासुदेव, जिसने चीन में अपने एक राजदूत भेजा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तम दंड नायक और महादंडनायक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किन के अभिलेखों से मिलता है। किन के अभिलेखों से मिलता है, कुषाणों को, मतलब सबसे पहले इन्होंने सामंतों की शुरुआत कर दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवकुल का निर्माण कुषाण शासक किसकी स्मृति में करते थे। जो देवकुल होता है, अपने कुल होते हैं, तो उनकी देख में कौन थे, मर्त राजाओं की देख में करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि कहाँ के शासकों को अनुरूप धारण की थी। चीन शासकों ने। कुषाण शासकों ने शहंशाह की उपाधि भी धारण की थी, और कहाँ की शासकों से, ईरान के शासकों से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों द्वारा धारण की गई शहंशाह की उपाधि कहाँ से की। अभी मैं बोला था वही क्वेश्चन सेम कहा गया है, शाहजहाँ की ईरान के शासकों से धारण की थी, शाहजहाँ की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों ने सीजर या केसर की उपाधि कहाँ के शासकों के अनुसरण करके धारण की थी। तो कहाँ के, रोम के शासकों के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसके अभिलेखों पर मैत्र बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क के अभिलेखों पर मिलता है, ये आपको सबको पता है, नहीं पता तो सब नोट करिए इस चीज़ को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने की एक मुद्दा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति किस स्थान से मिलती है। किस स्थान से, महास्थान नामक से मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी, कनिष्क ने धारण की थी। किसकी, देवपुत्र की उपाधि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में जुसपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। वाशिष्ठ ने की थी, अभी मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन इस टाइप का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकर्ष एवं वासुदेव दोनों की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे। हुइस ने चलाए थे। किसने, हुइस ने।
इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर पारसी देवता हारुजमुजादा का अंकन मिलता है? हुइस के सिक्कों पर मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में आटा पीसने वाली सीढ़ी का उल्लेख किया गया जो बैंक का कार्य करती थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हुइस के मथुरा लेख में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमा एवं पशुपति धर्म का प्राचीन अंकन किस कुषाण शासक की मुद्रा पर किया गया है? हुइस की मुद्रा पर किया गया है। कार्तिक और हरिहर का अंकन भी हुइस की मुद्रा पर किया गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। स्वर्णपुत्र की उपाधि चीन शासकों से धारण की थी। किन्होंने धारण की थी? कुषाण शासकों ने धारण की थी। इसे भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक का नाम भारतीय देवता के नाम पर रखा गया था? वासुदेव प्रथम का। तो वासुदेव थे कृष्ण, इसी वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के सिक्कों पर शिव का हाथी के साथ चित्रण किया गया? वासुदेव प्रथम के सिक्कों पर हाथी, शिव के साथ हाथी का अंकन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द किस कुषाण शासक ने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर एवं केसर की उपाधि धारण की थी? अभी मैं बताता, कनिष्क दूत ने सीजर और केसर की उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरा पासा लेख में कनिष्क दूत को क्या कहा? आरा पासा अभिलेख किस भाषा में? कौशल लिपि में लिखा गया। क्या कहा कनिष्क दूत को? क्या कहा गया? महर जस रज तिरस देव पुत्रस केस रस कहा गया। इतनी बड़ा नाम दिया गया कनिष्क दूत को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। अब आपसे पूछा कुषाण वंश का अंतिम समय काल क्या था? 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक, कम से कम 250 साल इन्होंने 2 साल शासन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के समाप्त होने के बाद कुषाणों के पूर्वी भाग पर किसने अधिकार कर लिया था? भारशिव नामक राजा ने अधिकार कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में भारशिव ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वही स्थान जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, वही स्थान काशी में दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध घाट नाम है कहाँ पर? वाराणसी में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भराक की प्राचीन प्रतिमा जो कुषाणकालीन है कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चमड़े के जूते पहने एवं लंबे कोट पहने व पतलून बनाने का प्रचलन किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। ठीक है। इलाहाबाद के पास संगवेरपुर एवं बिहार में चिरान से बहुत सारी कुषाणकालीन ईंटें निर्मित मिली हैं हमें, इससे हमें जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छ नीति या न्यास संपत्ति का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। तो इसका तात्पर्य यह है कि अच्छ मतलब एक बैंक की तरह काम करती थी जो लोगों को ऋण देती थी। जैसे किसी को बैंक से लोन के तौर पर लेना है तो एक तरह से ऋण देती थी, ऋण की व्यवस्था थी। और कुषाण काल में ही सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। राजाओं के देवीकरण के सिद्धांत का पृष्ठपोषण या प्रारंभ कुषाण काल में हुआ। इसकी वृद्धि गुप्त काल में हुई थी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपका हर एक शेयर मुझे मोटिवेशन करता है। तो हम अपनी वीडियो को नहीं विराम दें। जय हिंद।